स्वागत है आप सभी का ज्ञान कोचिंग सेंटर के इस यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप सभी बच्चे जो इस वीडियो को देख रहे हैं वो सारे बच्चे 2025 में बिहार बोर्ड का एग्जाम देने वाले हैं, वो भी क्लास 10th के। तो प्यारे साथियों, हम लोगों का सबसे महत्वपूर्ण विषय होने वाला है संस्कृत का विषय, जिसके आज इस वीडियो में हम सभी फुल संस्कृत का सिलेबस डिस्कस करने वाले हैं। कहाँ से कितना नंबर का पूछता है वो बहुत जानना जरूरी है, क्योंकि पढ़ाई में मजा तभी आता है जब हमें पता हो कि किस रास्ते पर चलना है, तभी ना जाने का मजा है। तो पहले हम लोग ये पता करेंगे कि संस्कृत में क्या पढ़ना है सर, कितना नंबर का आता है, कौन से किताब पढ़ना होता है, कितने तरह की किताब होते हैं, व्याकरण पूछता है कि भाई पुस्तक से पूछता है, वो सारी कुछ हमको पढ़ना है सर। तो ध्यान से इस वीडियो को जरूर से जरूर देखेंगे। यह वीडियो ज़्यादा लंबा आपके लिए नहीं होगा। ये वीडियो जो है VOD फॉर्मेट में आपके पास जाने वाला है, कोई लाइव नहीं है, रिकॉर्डेड वीडियो है। तो चलिए आज शुरू करते हैं सर इस वीडियो को। हम लोग पहले जानते हैं सर कि हमारा ये जो संस्कृत का पाठ्यक्रम है वो है क्या। तो जैसा कि आप सभी को पता है संस्कृत के बारे में कि जो हमारा संस्कृत का पाठ्यक्रम होता है, जो हमारा संस्कृत होता है सर, वो कुल मिलाकर एग्जाम में 100 मार्क्स का पूछा जाता है। ये जो संस्कृत का जो हमारा पाठ्यक्रम है प्यारे, वो कुल मिलाकर कितने मार्क्स का होता है सर? ये सर पूरा का पूरा हमारे पास 100 अंक का होता है सर। इसी 100 अंक को दो भागों में हम लोग डिवाइड कर सकते हैं, दो भागों में पढ़ सकते हैं। एक यह जो 100 अंक का जो पढ़ाई हमारा होगा भाई, वो हमारा दो होगा। क्या होगा सर? एक हमारा जो होता है वो 50 अंक का, 50 अंक का, जिसको बड़े अच्छे से सब्जेक्टिव कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? हमारा पास 50 अंक का सब्जेक्टिव पूछा जाएगा एग्जाम में, और हमारे पास 50 अंक का जो है, 50 अंक का जो है वह क्या पूछा जाएगा भाई? 50 अंक का ऑब्जेक्टिव होता है। आप एक वरदान के रूप में यह समझेंगे कि अभी बिहार बोर्ड कुल मिलाकर 500 नंबर का परीक्षा लेता है, जिसमें आप सभी को पता होगा कि 300 नंबर लाने पर जो है वो फर्स्ट डिवीजन कहलाते हैं। लेकिन आप ये भी जाने कि बिहार बोर्ड एक आपके लिए वरदान दिया है कि आपको बिहार बोर्ड 500 नंबर का एग्जाम ना लेकर बिहार बोर्ड कुल मिलाकर आपसे 1000 मार्क्स का एग्जाम लेता है। अब ये ऐसे 1000 मार्क्स कैसे हो गया सर? सर हमारे पास 100 अंक के परीक्षा तो है सर, लेकिन ये अभी बिहार बोर्ड कुछ सालों से दुगना पूछते आ रहा है, यानी कि टोटल 200 अंक का परीक्षा हो रहा है, 200 अंक का, जिसमें 100 अंक जो आपके हैं, 100 अंक जो हैं वह ऑप्शनल होते हैं सर। कहने का मतलब सर 100 अंक आप छोड़ सकते हैं, 100 अंक बना सकते हैं सर। क्यों, ऐसा कैसे? जैसा कि आपको पता है कि 50 अंक का ऑब्जेक्टिव आता है सर, तो 50 अंक और आप जोड़ देंगे, ऑब्जेक्टिव की संख्या टोटल 100 है। तो सोचे 100 ऑब्जेक्टिव ही पूछता है। खैर ये चीजें कभी भी बदल सकती है, बिहार बोर्ड का नियम यही है सर कि 60 ऑब्जेक्टिव देंगे, उसमें से 50 बनाना है। अब ये पता चलेगा आगे जाकर के सितंबर अक्टूबर के समय में कि बिहार बोर्ड का एग्जाम का पैटर्न क्या होगा। खैर फिलहाल हम लोग को ये डिस्कस करना है सर कि 50 अंक के आएंगे, उनमें 50 का 50 कैसे डिस्कस करना है, कहां से आएगा 50 ऑब्जेक्टिव और कहां से आएगा 50 सब्जेक्टिव। कुल मिलाकर आपको ये पता होना चाहिए कि हमारे पास दो पाठ्य पुस्तकें हैं, हमारे पास दो तरह की चीजें हैं। आपको ये 100 अंक जो आया, कितना अंक सर? ये जो 100 अंक आएगा, इन 100 अंक में ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव तो है ही, इन्हीं 100 अंक में आपके पास, हमारे पास एक बुक होगा जिसको आप पुस्तक कहेंगे। आपका पुस्तक से भी सवाल आता है। एक हमारे पास ग्रामर होता है। क्या होता है सर? ग्रामर, जिसको आप बड़े प्यार के साथ क्या कहेंगे सर? व्याकरण कहेंगे। क्या कहेंगे? व्याकरण कहेंगे। तो भाई हमारे पास बुक भी आता है सर, ग्रामर भी आता है, और लगभग लगभग रेशियो 60-40 का रेशियो है कि 40% बुक से आएगा, ठीक है, और 60% जो है सर हमारा ग्रामर से आएगा। 40% बुक से आता है और 60% कहां से आता है? ग्रामर से आता है। इतना हमारा पूरा का पूरा जो रेशियो है वो बिहार बोर्ड अपना लेकर के चलते आ रहा है। शुरू से एग्जाम ऐसे ही पूछता है। फिलहाल हम लोग ये डिस्कस करेंगे सर कि बुक में क्या पढ़ना होता है और हमारे पास व्याकरण में क्या पढ़ना है। तो अभी हमने बताया आपको कि दो सीरीज हमारे पास है, एक हमारे पास सब्जेक्टिव का है, एक हमारे पास ऑब्जेक्टिव का है, चाहे वो बुक हो चाहे वो आपका ऑब्जेक्टिव हो। पहले एक बार हम आपको बुक के बारे में बताना चाहेंगे कि सर आपके बुक में जो टोटल है वह कुल मिलाकर के आपको 14 चैप्टर पढ़ना होता है। ये पीयूषम भाग 2 है। ऐसे संस्कृत में आपके 2 बुक पढ़ने होते हैं, लेकिन ज्यादातर हम लोग इसी वाले बुक को फॉलो करेंगे जिसका नाम क्या है सर? पीयूषम भाग 2। जैसा कि आपने थंबनेल में देखते आया है, पीयूषम भाग 2, पीयूषम भाग 2 ये पढ़ते आ रहे हैं। 9th में आपने पीयूषम भाग 1 पढ़ा होगा। खैर पहला चैप्टर जो कि मंगलम पाठ से शुरू होता है और अंत में चैप्टर हमारा आता है शास्त्रकारः। सारे चैप्टर को लाइन बाय लाइन आपको पढ़ाया जाएगा हमारे इसी यूट्यूब चैनल पर। साथ ही साथ आप प्ले स्टोर से हमारे ऐप को डाउनलोड करेंगे, जिसमें आपको बेहतरीन तरह के नोट्स, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव टेस्ट, सारी व्यवस्थाएं आपको कराई जाएगी उसी चीज में। जो भी बच्चे यूट्यूब पे क्लास करेंगे उनके लिए तो फ्री ऑफ कॉस्ट है ही है,
साथ ही साथ यूट्यूब पे सिर्फ और सिर्फ क्लास होगा, लेकिन अगर आप ऐप डाउनलोड करते हैं तो उसमें आपको टेस्ट की सुविधाएं, डाउट सेशंस, सारे के सारी चीजें आपको उपलब्ध कराई जाएगी। उसके लिए सारा का सारा लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर किसी तरह के कोई बच्चा का डाउट होगा तो नीचे नंबर आपका स्क्रॉल होता है, उस नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे जुड़ सकते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं सर। चैप्टर 1 जो पढ़ना हमारा होता है मंगलम, जिसमें कुल मिलाकर 5 मंत्र हैं, हिरण्मय पात्रेन से शुरू होता है और वो लास्ट वाले मंत्र पे क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। दूसरा है पाटलिपुत्र वैभव। हम पता होगा आप सभी को कि बिहार की राजधानी पटना है और पटना के बारे में इसमें वैभव के बारे में बताया गया है। इसमें यह भी बताया गया कि पटना के 5 नाम है, कुसुमपुर, पुष्पपुर, पाटलिग्राम। ये कैसे कैसे बदला है पटना का, भाई आज इतना ज्यादा हम लोग पटना पटना करते हैं, पटना का क्या वैभव है वो सारा इसमें डिस्कस किया है। तीसरा पार्ट आलस कथा है, जो कि पुरुष परीक्षा नामक ग्रंथ से लिया गया है। इस वाले पार्ट में यह बताया गया है कि भाई 4 आलसी होते हैं, तो जीवन में आलसियों का कोई भी कुछ नहीं कर सकता। जो आलस हैं वो अपने कभी भी अपने अच्छे अच्छे चीजों को अपने जीवन में किसी एक बड़े मुकाम को हासिल नहीं कर पाते हैं। इस कहानी में पढ़ना है। अगला है संस्कृत साहित्य लेखिका, जिसके माध्यम से आपको यह पढ़ाया जाएगा कि सिर्फ पुरुष की शिक्षा में प्रधानता नहीं होती है, बल्कि उनकी भी प्रधानता होती है जो हमारे समाज में स्त्री जाति हैं। तो हमारे समाज में तो 2 ही जाति है, पुरुष जाति एक स्त्री जाति। तो पुरुष अगर महान है तो हमारे पौराणिक कथाओं के अनुसार ये भी आपको पता चलेगा कि महिलाएं भी जो हैं वो भी हमारा क्या करती थी, लेखिकाओं का काम करती थी, यानी कि अच्छी अच्छी रचनाएं की हैं, चाहे वो यमी हो, चाहे अपाला हो, त्रियम्बलम्बा हो, बहुत सारे हैं, पंडित छमारो, बहुत सारी चीजें हैं, वो आपको पढ़ने को मिलेगा संस्कृत साहित्य लेखिका, जिसके माध्यम से ये सिखाया जाएगा कि सिर्फ स्त्रियां, पुरुष नहीं सिर्फ स्त्रियां भी जो हैं वह भी अच्छे अच्छे रचनाओं का काम किया करती थी। अगला पाठ हमारे भारत देश के बारे में है, भारत महिमा। एक ऐसे इसमें जितने भी श्लोक पढ़ाए जाएंगे उसमें यह बताया जाएगा कि देवता लोग भी जो है वो भारत को स्वच्छ मानते हैं और इसमें जन्म लेने की इच्छा रखते हैं। वो पाठ है भारत महिमा, जिसमें भारत के बारे में गौरवमयी बात की गई है, भारत के बारे में बड़ाई की गई है। अगला हमारे पास पाठ है भारतीय संस्कार। जैसा कि आप सभी को पता होगा हम लोग सनातन धर्म से बिलोंग करते हैं और हमारे सनातन धर्म में कुल मिलाकर के 16 संस्कार हैं, जिसको संस्कृत भाषा में षोडश संस्कार के नाम से जानते हैं। 16 संस्कार हैं, उन 16 संस्कारों को 5 वर्गों में बांटा गया है। सभी छात्र इन चैप्टर को अच्छे से पढ़ेंगे, क्योंकि हमारे अंदर अगर संस्कार नहीं है तो हम लोग संस्कारहीन होकर के इस जीवन में कोई काम नहीं कर सकते हैं। ये एक चैप्टर है भारतीय संस्कार, जिसमें हम लोग 16 संस्कारों को पढ़ेंगे और वो 16 संस्कार को हम लोग जो है 5 वर्गों में पढ़ने का कोशिश करेंगे, चाहे वो जन्म से पूर्व हो और यहाँ तक कि हमारा जो मृत्यु का संस्कार होता है 10 संस्कार, वो भी इसमें ऐड होता है, टोटल 16 संस्कार। अगला चैप्टर हमारे के यहाँ नीति श्लोक है। कौन सा श्लोक? नीति श्लोक, जिसमें विदुर नीति संकलित है। महाभारत से यहाँ चैप्टर लिया गया है आप लोगों का, जिसमें विदुर जी के नीति का बताया गया है। धृतराष्ट्र और विदुर के बीच में आपस में संवाद होता है, उसमें बताते हैं कि कौन इंसान महान है, कौन इंसान मूर्ख है, इन सभी बातों को किया गया है ना। इसमें टोटल मिलाकर पढ़ना है हमारा नीति श्लोक चैप्टर नंबर 7। और ऐसा हमारा मानना है और अभी देखेंगे कि सबसे बड़ा, सबसे ज्यादा अगर श्लोक किसी चैप्टर में है तो वह नीति श्लोक में है। टोटल 10 श्लोक इसमें आपको पढ़ने को मिलेंगे, जो कि महाभारत से होंगे। अगला पढ़ना है करमवीर कथा। ये हमारे बिहार की गाँव की कहानी है, नहीं तो भिकन टोला नाम के गाँव की कहानी पढ़ाएंगे। इसमें आप सभी बच्चों के लिए एक मोटिवेशन लाइन होगा कि जो बच्चा गरीब है, जरूरत नहीं है कि सिर्फ वो पढ़ नहीं पाता है। इसमें हम लोग करमवीर कथा पढ़ेंगे। करम में वीर एक बालक होता है जो अच्छे से पढ़ लिख करके एक अच्छा अपना नाम कर पाता है, जिसका नाम होता है राम प्रवेश राम, है ना। और वो अच्छा खासा पढ़ाई करता है। हमारे बिहार के ही गांव की कहानी है, एकदम दुर्गम प्रांत गांव के, बहुत एकदम साइड में गांव होता है बिहार का, नहीं वहीं की कहानी है। अगला पढ़ना है स्वामी दयानंद सरस्वती। इनके जीवन के बारे में पढ़ना है। कैसे स्वामी दयानंद एक नॉर्मल बालक थे, वैसे कैसे जो बालक नॉर्मल बालक थे वो कैसे जाकर के आगे जाके इतने विद्वान बालक बन गए, उनके बारे में ये पढ़ना है। उन्होंने दयानंद एंग्लो वैदिक विद्यालय की स्थापना किया है, वो सारा कुछ इसमें पढ़ना है। अगला है हमारे पास मंदाकिनी वर्णम चैप्टर। जब यह चैप्टर जो ना वो रामायण से लिया गया है। देखिए महाभारत भी पढ़ लिया आपने, और यहाँ पे क्या है ना, रामायण से ये चैप्टर लिया गया है। और ये रामायण के 95वें सर्ग से लिया गया है, अयोध्या कांड से। जब प्रभु श्री राम 14 वर्षों के लिए वनवास जाते हैं ना, माता सीता के साथ, साथ में लक्ष्मण भी जाते हैं, तो वो चित्रकूट पर्वत के पास जाते हैं। और उसी चित्रकूट पर्वत से एक नदी निकलती रहती है मंदाकिनी। उसी नदी के बारे में जो राम जी होते हैं वो सीता जी को अच्छी अच्छी बातें बताते हैं कि ये जो मंदाकिनी नदी है वह क्या बोलते हैं, राजा के महलों के समान है और राजा के महलों के सरोवर के समान है। इसमें पढ़ेंगे हम लोग मंदाकिनी वर्णम चैप्टर में। ये पूरा चैप्टर इसलिए आपको थोड़ा थोड़ा बता दे रहे, पता होना चाहिए सर चैप्टर क्या है, क्या पढ़ना, नहीं क्या पढ़ना है। अगला पढ़ना है व्याघ्रपति कथा। आप सभी बच्चों के लिए एक अच्छा इसमें एग्जाम्पल सेट किया जाएगा कि कभी भी इंसान को अपने जीवन में लोभ नहीं करना चाहिए। नहीं तो उसी व्याघ्रपति कथा, छोटा सा आपको एग्जाम्पल बताते हैं। इसमें एक बाघ होता है जो कि बूढ़ा हो जाता है, वृद्ध हो जाता है। वह एक बच्चे को रोड में बैठ करके
और भो पातिका करके कहते रहता है। एक इंसान जो लोभी होता है, हाथ में उसके बाघ के हाथ में एक सोने का गहना होता है, उसी के लिए वो इंसान क्या होता है कि बाघ के लपेट में आ जाता है। खैर इस पूरे चैप्टर को पढ़ेंगे तब जाके मजा आएगा। अगला है कर्णास दानवीरता। इस चैप्टर में ये पढ़ाया जाएगा कि कर्ण की जो दानवीरता है, कर्ण का जो कवच कुंडल होता है, जिसके कारण पूरा का पूरा कर्ण का उसका जो पूरा जीवन, पूरा का पूरा उसका मरण मृत्यु जो है उसी कवच कुंडल पे होता है, फिर भी जो कर्ण होते हैं उसको क्या कर देते हैं, दान करते हैं। इस वाले चैप्टर में पढ़ना है। अगला चैप्टर हमारे पास विश्व शांति है। हम लोग को अपने जीवन में, अपने विश्व में, अपने भारत में, भारतवर्ष के साथ साथ अपने पूरे विश्व में कैसे शांति बनाकर रखना है वो हम लोग इस वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। और अंततः हमारे पास एक चैप्टर आता है बाबू शास्त्रकारा, कि शास्त्र के कौन कौन रचयिता है, कैसे रचयिता है, और हम भारत कितना अग्रणी है उस क्षेत्र में, इसके बारे में पढ़ना है। कुल मिलाकर आपके पास 14 चैप्टर है सर। इन्हीं 14 चैप्टरों से पढ़ना है। अब बात आता है सर कि व्याकरण में क्या क्या पढ़ना है सर। ऐसे कुल मिलाकर बात की जाए तो व्याकरण को पढ़ने के लिए हम लोग ये समझ रखेंगे कि सर व्याकरण और संस्कृत में बुक में क्या क्या आएगा। तो अभी हमने बताया कि सर संस्कृत जब पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे सर, संस्कृत। इसको हम लोग 2 भाग में बांट लेंगे। एक हमारा जो भाग होगा प्यारे वो होगा सब्जेक्टिव का, दूसरा जो भाग होगा भाई वो क्या होगा, ऑब्जेक्टिव का। ठीक है, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव 2 तरह के हमारे पास भाग होंगे। सर इस सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव वाले भाग में सबसे पहले अगर आप देखेंगे ना तो सबसे पहले आपको सब्जेक्टिव पर फोकस करना होगा, क्योंकि सर सब्जेक्टिव हो चाहे ऑब्जेक्टिव 50-50 अंक का दोनों है। सब्जेक्टिव भी आपके पास 50 अंक का होगा, ठीक है। उसी तरह से हमारे पास ऑब्जेक्टिव जो होते हैं सर ये भी 50 अंक के होते हैं। दोनों कितने कितने अंक के हैं सर, 50-50 अंक के। अगर आप सब्जेक्टिव की बात करेंगे सर तो सबसे पहले आपको सब्जेक्टिव में जो है वह अपठित गद्यांश मिलेगा। सर ये अपठित गद्यांश क्या होता है सर, अपठित गद्यांश का मतलब क्या होता है कि आपको पढ़ना है और गद्यांश का आंसर देना है। ठीक है, पहले आपको क्या आएगा सर, सबसे पहला अपठित गद्यांश आता है। क्या आता है, अपठित गद्यांश आएगा। सर इसकी संख्या कितनी होगी सर, ये कितने मार्क्स का आता है सर। सर कुल मिलाकर के ये जो है वो 13 अंक के आते हैं। कितने अंक के आते हैं सर, ये 13 अंक के आते हैं। लेकिन जानकारी की बात आपको ये रखनी है कि 13 अंक के तो आते हैं सर, लेकिन इसमें आपको डबल भी आता है, यानी कि 26 नंबर भी आ सकता है। लेकिन हम लोग उसके ऊपर बात नहीं करेंगे, हम लोग यही बात करेंगे कि 13 अंक का आता है, 8 नंबर और 7 नंबर का, सॉरी 7 नंबर और 6 नंबर ऐसे कुछ आता होगा आपके आसपास में। 2 गद्यांश बनाने होंगे आपके 13 अंक के। कितने आएंगे, 13 अंक के आपको 2-2 गद्यांश बनाने के लिए रहेंगे। खैर ऐसे भी आप जान लो कि इस वाले में बड़ा आसान है। ऊपर में कुछ 2-4 लाइन लिखा रहेगा, है ना, ऊपर में 4 लाइन लिखा हुआ, मान लो भारत के बारे में लिखा हुआ है, नीचे में आपसे कुछ सवाल पूछा जाएगा, उसके आपके क्या होने हैं, आंसर। अगर क्वेश्चन पूछा है हिंदी में जवाब दो तो आपको हिंदी में जवाब देना है। अगर बोला है कि संस्कृत में लिखे तो उसको संस्कृत में लिखना है। जैसे भी आपसे पूछे आप आराम से उसको क्या कर सकते हैं सर, बना सकते हैं, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होती है। और 13 नंबर लाना इसमें ना बहुत आसान होता है। मान के चलो कि आपके सामने चिट्टा दिया हुआ है और कह रहा है कि बाबू चोरी कर लो। अब जो बच्चा इसको भी नहीं बना पाएगा तो वो बड़ा खतरनाक बच्चा है सर। फिर उसके बाद हमारे पास आता है पत्र लेखन। दूसरा सब्जेक्टिव में क्या आता है सर, पत्र लेखन। कौन लेखन, पत्र लेखन। कुल मिलाकर पत्र लेखन का जो काम है वो हमारा 8 अंक का है। कितने अंक का है, 8 अंक का। आपके पास 8 अंक के पत्र लेखन आते हैं। उसमें भी आपको ऑप्शन होता है सर। ऑप्शन क्या होता है सर कि किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर देना होता है। अगर आपने अभी 2025 में 2024 वाले बच्चों का क्वेश्चन देखा होगा तो 4-4 होते हैं सर। उसमें बनाने मात्र कितने होते हैं, 2 नंबर के। ठीक, इसके बाद जो है आपको अनुच्छेद लेखन आता है। क्या आता है सर, तीसरे नंबर पे जो आप आते हैं आपके वो अनुच्छेद आते हैं, अनुच्छेद लेखन। अब बोलेंगे सर ये अनुच्छेद क्या होता है, तो जैसे कि देखिए हिंदी में भी सब चीज पूछी जाती है। हिंदी में भी आता है अपठित गद्यांश, पत्र लेखन हिंदी में भी आता है, हिंदी का भी सेम है दोनों का। एक अनुच्छेद लेखन, तो अनुच्छेद लेखन जो कुल मिलाकर के है ये भी आता है आपका 13 अंक का। कितना अंक आएगा, 13 अंक का। तो अनुच्छेद लेखन आपके 13 अंक के आते हैं। और इसमें भी फायदा ये होती है कि ऐसे तो इस बार 2024 में टोटल आपसे पूछे जाते हैं लगभग 5 उसमें, और उसमें मात्र बनाना होता है कोई एक। पूछे जाते हैं 5, बनाना होता है कोई एक, और उसमें कुछ नहीं करना होता है। किन्हीं 7 वाक्यों में, किन्हीं भी 7 वाक्यों में 7 देना होता है, वो 7 बना लेते हैं। उसके बाद इसी अनुच्छेद लेखन में आपका अनुवाद आता है, ये भी याद रखेंगे। इसी अनुच्छेद लेखन में आपके पास क्या आता है सर, अनुवाद आता है। क्योंकि अनुवाद भी अनुच्छेद लेखन का एक भाग है। और कुल मिलाकर आपके पास अनुवाद कितना आते हैं, 6, और ये अनुच्छेद लेखन जो है वो कितना आता है, 7। दोनों को जोड़ेंगे तो 13 अंक होता है
है ना। कितना अंक होता है सर? 13 अंक। उसमें से 7 नंबर का अनुच्छेद होता है। अनुच्छेद में क्या होगा, मान के चलो आपको कह दिया कि भारतवर्ष पे लिखो, तो उसमें 7 लाइन लिखना है आपको भारतवर्ष, मात्र 7 लाइन कि भारतम अस्माकम देश भारतवर्ष अस्ति, इस प्रकार से लिखना है। ठीक, तो 7 लाइन वो लिखेंगे अनुच्छेद लेखन में। और उसी में ये भी आता है सर अनुवाद, यानी आपको हिंदी में अनुवाद दिया हुआ रहेगा और कहेगा उसको कि संस्कृत में क्या कर दो, अनुवाद कर दो। ये टोटल हमारे पास आते हैं। कुल मिलाकर इसके बाद आपके से लघु उत्तरीय प्रश्न पूछा जाएगा, जो ज्यादातर लघु उत्तरीय प्रश्न, चौथा नंबर यही होगा आपके पास, लघु उत्तरीय प्रश्न पूछे जाते हैं। और ये लघु उत्तरीय प्रश्न कुल मिलाकर के जो है आपके वो कम से कम 16 अंक के आते हैं। कितने अंक के आएंगे? 16 अंक के। और लघु उत्तरीय प्रश्न में कुछ नहीं होता है सर, किन्हीं 8 प्रश्नों का उत्तर देना होगा। प्रत्येक प्रश्न 2 नंबर के आते हैं, वो टोटल लघु उत्तरीय प्रश्न। और ज्यादातर लघु उत्तरीय प्रश्न जो है ना वो हमारे कहां से आएंगे? पाठ पुस्तक से ही होते हैं। एक आध दो कभी कभी व्याकरण का पूछ दिया तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ऐसे हमारे पास टोटल के टोटल जो है वह क्या करना है सर? पूरा का पूरा हमको 8 देना है। 8 सवालों का जवाब देना है, टोटल 16 होगा। तो आई थिंक आप 50 समझ गए होंगे भाई। 16 16 4 20, 2 22, 22 और 8 30, और 30 और 10 40, 40 3 43, बाकी ऊपर में आपका दिया हुआ है। टोटल 50 अंक ये पूछे जाएंगे, कमते बढ़ते रहता है, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं सर ऑब्जेक्टिव। हाँ, और यहाँ पे देखिए आप लोग साथ, तो सब मिलाकर के आपके पास 50 अंक का आपके पास परीक्षा पूछा जाएगा। सब्जेक्टिव आपके पास कितने होंगे? 50 अंक के। इसके ठीक अपोजिट हम लोग जब ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं सर, तो ऑब्जेक्टिव में भी 2 सेक्शन होंगे आपके। जैसे अभी आपने देखा कि सब्जेक्टिव में ना ये भी हमारा एक व्याकरण का पार्ट है, ये भी हमारा एक व्याकरण का पार्ट है, ये भी हमारा एक व्याकरण का पार्ट है। बस ये वाला जो है ना, ये वाला सिर्फ एक पाठ पुस्तक का पार्ट है। अगर सोचो ये अपठित गद्यांश हो गया, पत्र लेखन हो गया, अनुच्छेद लेखन हो गया, तो कुल मिलाकर ये अगर 50 अंक हैं तो उसमें मात्र 16 अंक ऐसे होंगे जो आपके पाठ पुस्तक के होंगे। जब ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं तो ऑब्जेक्टिव में ज्यादातर जो होता है ना, ऑब्जेक्टिव में ज्यादातर आपसे जो सवाल पूछा जाएगा वो हमेशा पुस्तक से ही होगा, ज्यादा पुस्तक से होगा, है ना। ज्यादा किससे होगा सर? ज्यादा पुस्तक से होगा। यानी कि मान के चलो 50 अंक के हैं तो ऐसा मानेंगे कि 30 अंक जो है, 30 अंक, कितने अंक मान के चलो कि 30 अंक, ये मानना है, ये कोई एग्जैक्ट नहीं है, वो बिहार बोर्ड का ऑब्जेक्टिव का कहानी है। 2-4 ऑब्जेक्टिव कम भी, 2-4 ऑब्जेक्टिव ज्यादा भी हो सकता है, लेकिन हो गए 50 ऑब्जेक्टिव। बनाने कितने होंगे? 50। अगर वही जैसे आज अब की चल रहा है वैसे अगर 100 होंगे तो होंगे 100। ये नहीं कि 102 को ऑब्जेक्टिव दे दिया, वैसा नहीं है, लेकिन अंक वेरिएबल करता है। 30 अंक आपके बुक के हो सकते हैं और आपके 20 अंक जो है वो किसके होंगे? 20 अंक जो होंगे आपके वो ग्रामर सेक्शन के होंगे। ऐसा कहा है सर क्योंकि यहाँ पर सबसे ज्यादा व्याकरण पूछा है, तो बुक को तो मैनेज करेगा ना आगे, है ना। इसलिए बुक को आप सिर्फ अच्छे से पढ़ लीजिएगा तो आपका बुक जो है ना वो बहुत आसानी से आप बना सकते हैं, क्योंकि ऑब्जेक्टिव होता है मात्र 2-4 लाइन पढ़ना है आपको, वो लाइन से ही बहुत सारे ऑब्जेक्टिव बन जाते हैं। 20 अंक। अब बोलेंगे सर व्याकरण में पढ़ना क्या है? देखिए व्याकरण को पढ़ने के लिए बेसिक से पढ़ना पड़ेगा। ये हम नहीं बोलेंगे कि 20 अंक में बाबू आपको पढ़ना है ध्यान से सब, लेकिन ये तो मान के चलो कि आपको पहले तो पढ़ना होगा वर्ण के बारे में। ठीक, क्या पढ़ना है? वर्ण। इसी वर्ण से बड़ा हमारे पास एक छोटा सा चीज आएगा, संधि। संधि जब पढ़ लीजिएगा तो इसी को हम लोग को पढ़ना होगा एक समास। समास जब पढ़ लेंगे तो हम लोग को पढ़ना होगा उपसर्ग। उपसर्ग जब पढ़ लेंगे तो हम लोग को पढ़ना होगा क्या सर? प्रत्यय, है ना, प्रत्यय। जब इतना पढ़ लीजिएगा इधर, जब इतना पढ़ लीजिएगा, थोड़ा सा आपको लिंग पढ़ाया जाएगा, ठीक है, थोड़ा आपको शब्द रूप पढ़ाया जाएगा, ठीक है, थोड़ा आपको जो है कारक पढ़ाया जाएगा, क्योंकि सर कभी कभी कारक से भी सवाल आपके पूछते हैं। कारक में कारक सूत्र भी आता है, कई सारे कारक सूत्र हैं, वो भी आपको कभी कभी ऑब्जेक्टिव में आता है। ठीक, इसके बाद आपके पास शब्द रूप हो गया तो हम लोग थोड़ा धातु रूप भी पढ़ लेंगे, धातु रूप। लेकिन देखिए प्लस पॉइंट ये होता है ना कि अगर वो सब आप पढ़ते हो तो वो सब के पढ़ने के कारण ये सब बन पाता है। अगर आपको मान के चलो कि अगर आप लिख रहे हैं, आप अपठित गद्यांश पढ़ रहे हैं, तो वो संस्कृत की समझ कैसे बढ़ेगी? तो संस्कृत की समझ बढ़ेगी जब ये सब चैप्टर पढ़ेंगे। ऐसे इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो 2 नंबर का संधि आता है, ऐसा हमेशा देखा गया है। 2 नंबर का समास भी देखा गया है, 1 नंबर का या 2 नंबर का उपसर्ग भी देखा जाता है, 1 या 2 नंबर का प्रत्यय भी देखा जा रहा है, शब्द रूप भी देखा जाता है। कभी आपसे पूछ देगा कि लता का द्वितीय का एक वचन में क्या होगा, ठीक है, या आपसे कभी कभी ये सर्वनाम वाले रूप भी पूछ देते हैं। नहीं, आपसे पूछ देगा कि अस्मद धातु जो है उसके भाई द्वितीय एक वचन में क्या होगा। इस प्रकार से कई सारे पूछते हैं। धातु रूप भी आए हुए करता है सर, कारक भी आता है, कारक में कारक सूत्र आता है,
जो बच्चा पढ़ा है ना उसी को पता होगा, ऐसे हम बताएंगे तो पता नहीं चलेगा। अब आपसे पूछ देगा कोई कि रामा बालकाय विभेति, क्या ये वाक्य सही है कि गलत है, वो बच्चा तब पता कर पाएगा जब वो बच्चा को पता होगा कि बालकाय कैसे लगा। यहाँ पे बालकाय नहीं बालकात लगेगा, क्योंकि वितार्थन हेतु सूत्र होता है, तो वो बच्चा को समझ में आता है। खैर आपसे सही गलत नहीं पूछता है, वो सही गलत इसलिए पूछेगा रामा सर्पात विभेति, इसमें सर्पात में कौन सी विभक्ति है, या तो ये पूछेगा या फिर ये पूछेगा कि सर्पात में किस सूत्र का प्रयोग किया गया है। तो टोटल कारक सूत्र भी हम लोगों को पढ़ना है, ये चीजें हैं। तो कुल मिलाकर के मुख्य रूप से इतना ही चीज आप अगर पढ़ लेते हो तो आपको किसी तरह की कोई समस्या नहीं होगी। थोड़ा बहुत संज्ञा सर्वनाम पूछता है तो संस्कृत में उतना कोई खास बात संज्ञा सर्वनाम नहीं रख पाता, क्योंकि वो चीजें आप आराम से बना देंगे। तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि कौन चीज कौन सा विषय कितना पढ़ना है, बुक कितना पढ़ना है और व्याकरण कितना पढ़ता है। आई होप तो यह वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा आपको। अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और जल्द से जल्द आपकी पूरी की पूरी वीडियो जो है वो मार्च से शुरू हो जाएगी क्लासेस। तो आप अपने भी जुड़ें और अपने दोस्तों को भी जुड़ें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।